हेलो स्टूडेंट्स। इससे पहले वाले पार्ट में हमने डिस्कस किया था इकोनॉमिक रिफॉर्म्स में इंडियन इकोनॉमी ने कैसा परफॉर्म किया था। अब जो इसमें एडिशनल जो दो टॉपिक्स हैं जो इसी साल के सिलेबस में ऐड किए हैं सीबीएसई ने, वो किया है डीमोनेटाइजेशन एंड जीएसटी। ये लास्ट टॉपिक्स हैं हमारे इस चैप्टर के। तो डीमोनेटाइजेशन से शुरू करते हैं। आप सब अच्छी तरह से जानते हो कि डीमोनेटाइजेशन क्या था, आप लोगों के सामने ही सब कुछ हुआ था। एक बार उसको रिवाइज करते हैं। डीमोनेटाइजेशन, जैसा कि हम जानते हैं कि भारत सरकार के द्वारा लिया गया एक कदम था और ये 8 नवंबर 2016 में ये स्टेप लिया गया था। और स्टेप लेने का कारण था करप्शन को ख़त्म करना, ब्लैक मनी को ख़त्म करना, आतंकवाद को कम करना, जो फेक करेंसी नकली नोट जो इकोनॉमी में सर्कुलेट हो रहे थे उनको ख़त्म करना। पुराने जो नोट थे 500 रुपये का, 1000 रुपये का, इनको लीगल टेंडर ना मानने की घोषणा हमारे जो प्राइम मिनिस्टर हैं श्री नरेंद्र मोदी जी, उन्होंने करी थी 8 नवंबर 2016 को। यानी कि 500 रुपये के पुराने नोट और 1000 के नोट अब मार्केट में एक्सेप्टेबल नहीं होंगे। नए करेंसी नोट्स स्टार्ट किए, एक 500 रुपये का और एक 2000 का। ठीक है। पब्लिक से बोला गया कि वो पुराने नोट्स अपने, अगर उनके पास हैं, जितने भी हैं, वो बैंक में 31 दिसंबर 2016 तक जमा कर सकते हैं ना। उसके लिए उन्हें गवर्नमेंट को बताने की ज़रूरत नहीं है कि हमारे पास कितने नोट हैं। ठीक है। लेकिन अगर वो 31 मार्च 2017 तक जमा कराते हैं तो उसके लिए उन्हें डिक्लेयर करना पड़ेगा आरबीआई को कि उनके पास कितना पुराना पैसा है। ठीक है। 500 रुपये के और 1000 के नोट्स के फॉर्म में। तो कैश की प्रॉब्लम को ख़त्म करने के लिए सरकार ने और भी कई स्टेप्स लिए। सरकार ने बोला कि एक व्यक्ति एक दिन में 4000 के पुराने नोट चेंज कर सकता है। फर्दर, अगर 12 दिसंबर 2016 तक पुराने करेंसी नोट जो थे वो वैसे तो कहीं नहीं चलेंगे, बट कुछ ख़ास जगहों पर बोला गया कि वहाँ पर ये नोट एक्सेप्टेबल होंगे, जैसे पेट्रोल पंप्स, सरकारी अस्पताल, और अगर आपको पेमेंट करना है, कोई सरकार का ड्यू है आपके पास में, जैसे बिजली का बिल बकाया है या कोई और कोई टैक्स वगैरह कुछ बकाया है, उसका पेमेंट करने में वो नोट चलेंगे पुराने। और टैक्स का पेमेंट करने में उनको अलाउ कर दिया पावर बिल्स। ठीक है। तो इस तरह की चीज़ों में गवर्नमेंट ने कह दिया कि पुराने नोट यहाँ पर एक्सेप्टेबल होंगे 12 दिसंबर 2016 तक। अब ये जो कदम लिया इंडियन गवर्नमेंट ने, इसकी आलोचना भी हुई और इसकी सराहना भी हुई। आलोचना का मतलब है क्रिटिसिज्म और सराहना का मतलब है एप्रिसिएशन। ठीक है। क्रिटिसिज्म इसलिए हुए थे क्योंकि पब्लिक को बहुत ज़्यादा दिक्कत आई थी, कैश शॉर्टेज कम हुई थी, ख़ास तौर से जो पुअर सेक्शन है सोसाइटी का, उसको बहुत ज़्यादा दिक्कत आई थी। लंबी लंबी लाइनों में खड़े रहना बैंकों के बाहर में, एटीएम के बाहर में। ठीक है। तो कैश की जो क्राइसिस बहुत आ गई थी, जिससे कुछ लोगों को जो काफ़ी दिक्कत आ रही थी, कुछ को क्या, सभी को, जो एक मिडिल लेवल पर और जो एक लोअर लेवल पर लोग, जो उनकी एक लिमिटेड अर्निंग है और लिमिटेड सेविंग है, ऐसे लोगों को बहुत ज़्यादा दिक्कत आई थी। करेंसी का ये चेंज होने से हमारी जो इकोनॉमिक एक्टिविटी हैं इंडिया में, उन पर नेगेटिव इफ़ेक्ट पड़ा था कुछ समय के लिए, बट धीरे धीरे हालात सुधरते गए और एक नॉर्मल पोजीशन में इकोनॉमी हमारी आ गई। इसके
अच्छे प्रभाव इकोनॉमी पर क्या पड़े, पॉजिटिव इम्पैक्ट। सबसे बड़ा जो पॉजिटिव इम्पैक्ट इसका हमारे इंडिया में इकोनॉमी पर पड़ा वो ये पड़ा कि जो लोग पहले टैक्स इवेशन में इन्वॉल्व थे, यानी जो टैक्स की चोरी कर रहे थे, और वो कैसे करते हैं, अपनी इनकम को डिक्लेयर ना करके, तो वो लोग अब डिक्लेयर उसमें आ गए, उस एम्बिट में, उस चक्र में आ गए, उस दायरे में आ गए डीमोनेटाइजेशन की वजह से, कि सरकार की नज़र में आ गए। तो वो टैक्स का जो कंप्लायंस है वो बढ़ गया, यानी टैक्स जमा करने वालों की संख्या बढ़ गई। ठीक है, सरकार के पास रेवेन्यू बढ़ने लगा इन द फॉर्म ऑफ टैक्स। ठीक है, ब्लैक मनी पर कंट्रोल हुआ। ठीक है, ब्लैक मनी पर कंट्रोल हुआ। और ये दो चीज़ों में सबसे ज़्यादा जो है इम्प्रूवमेंट मिला, और ये सबसे बड़ा बेनिफिट यहाँ पर मिला था। टैक्स इवेशन अगर कोई करता है तो उसको बहुत सख्त फाइनेंशियल पेनल्टी लगाई गई। ठीक है, तो जितना ज़्यादा टैक्स कंप्लाइंस बढ़ेगा उतना ही ज़्यादा करप्शन कम होगा। ठीक है, हम सभी जानते हैं भ्रष्टाचार उतना ही ज़्यादा कम होगा। दूसरा इसका बेनिफिट ये था कि एक व्यक्ति की जो सेविंग है वो अब उसकी पॉकेट में ना होकर वो बैंक में होती थी, यानी कि फाइनेंशियल सिस्टम इम्प्रूव हुआ, लोगों को बैंकिंग ट्रांजैक्शन करने की हैबिट पड़ी डीमोनेटाइजेशन से। ठीक है, उसकी वजह से बैंक में जो डिपॉजिट्स हैं वो बढ़े, और डिपॉजिट बढ़ने की वजह से बैंक ज़्यादा लोन प्रोवाइड कर सकती हैं लोगों को, जिनको वो पैसा प्रोडक्शन एक्टिविटी में ज़रूरत है उनके लिए, और वो भी कम इंटरेस्ट रेट्स पर, लोअर इंटरेस्ट रेट पर, कम ब्याज दर पर। ठीक है, तीसरा बेनिफिट ये हुआ इकोनॉमी में, कैश ट्रांजैक्शन से एक ट्रांसफॉर्मेशन होने लगा, यानी कि एक इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट का जो सिस्टम है वो इकोनॉमी में इम्प्रूव हुआ। बहुत सारी चीज़ें होती हैं, जैसे हम जानते हैं आप आज बहुत सारी ऐप्स हैं, पेटीएम, गूगल पे, फ़ोन पे, भीम, है ना, नेट बैंकिंग जिसमें हम ऑनलाइन ट्रांसफ़र कर सकते हैं, ऑनलाइन परचेज़ कर सकते हैं कुछ भी। तो इकोनॉमी में इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट की जो टेक्नोलॉजीज़ है वो इम्प्रूव हुई। कैश इकोनॉमी से हमारी इकोनॉमी इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट, इलेक्ट्रॉनिक उसमें बन गई, इलेक्ट्रॉनिक इकोनॉमी। इससे बेनिफिट ये होता है कि इकोनॉमी से करप्शन कम होता है। ठीक है, ठीक है बच्चों। नाउ गुड्स एंड सर्विस टैक्स की बात आती है, जीएसटी। हम सभी जानते हैं कि इसका नाम है जीएसटी एक्ट, गुड्स एंड सर्विस टैक्स एक्ट 2016, और इसको शुरू किया था एक इंडिया में। इसका ऑब्जेक्ट था कि इंडिया में जो इनडायरेक्ट टैक्स है वो एक ही तरह का होना चाहिए, वो एक ही होना चाहिए। इससे पहले इनडायरेक्ट टैक्सेस इंडिया में बहुत सारे थे, वो मैं आपको भी बताऊंगा। तो उसको सिंपल बना दिया और एक ही तरह को सब टैक्सों को एक साथ कंबाइंड करके गुड्स एंड सर्विस टैक्स एक्ट लेके आए। जीएसटी का प्रावधान शुरू हुआ 1 जुलाई 2017 से। जीएसटी हमारे इंडिया में शुरू हुआ था। उद्देश्य था गवर्नमेंट का कि गवर्नमेंट के रेवेन्यूज़ को बढ़ाना, टैक्स की चोरी को कम करना, और एक ऐसा देश, एक ऐसा राष्ट्र की स्थापना करना जिसमें एक टैक्स हो और एक मार्केट हो। यानी कि सारे टैक्सों को हटाकर एक टैक्स बना दिया, जिसको पहले काफ़ी वो था, कॉम्प्लिकेटेड था। अब वो क्या कर दिया उन्होंने, एक सिंपल कर दिया। ठीक है, गुड्स एंड सर्विस टैक्स के बारे में कुछ चीज़ें हम बात कर लेते हैं। गुड्स एंड सर्विस टैक्स एक सिंगल एक इनडायरेक्ट टैक्स है। हम सभी जानते हैं दो तरह के टैक्स होते हैं, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट। डायरेक्ट टैक्स वो होता है जो उसी व्यक्ति पर लगता है जिसकी इनकम होती है, उसी को वो पे करना होता है। इनडायरेक्ट टैक्स वो होता है जो एक थर्ड पर्सन के कंधे पर उसका बर्डन आ जाता है और थर्ड पर्सन को उसका पेमेंट करना पड़ता है इनडायरेक्टली। जैसे फॉर एग्जांपल आप रेस्टोरेंट में खाना खाने जाते हो तो वहाँ पर जो बिल आपके सामने आता है तो उसमें जीएसटी लगा हुआ आता है, तो इनडायरेक्टली बर्डन आपके ऊपर आया उसका,
थर्ड पार्टी उसका पेमेंट कर रही है। ठीक है। अच्छा, एक दूसरी चीज़ इसमें ये होती है, यहाँ पर आपको सामने दिखाई दे रहा होगा इनपुट टैक्स क्रेडिट। इनपुट टैक्स क्रेडिट की फैसिलिटी जीएसटी में अवेलेबल होती है। इसका मतलब ये होता है, देखिए कि जैसे आप परचेज़ करोगे तो आप जीएसटी दोगे, जिससे परचेज़ करोगे उसे, ठीक है, और आप उसे सेल करोगे फिर कस्टमर को, तो आप उससे जीएसटी लोगे। ठीक है। तो जितना जीएसटी आपने दिया है उतना आप वहाँ से माइनस कर सकते हो, उतना जीएसटी आप वहाँ से ले सकते हो। फॉर एग्ज़ाम्पल 5,000 रुपये का आपने इनपुट दिया, यानी जीएसटी दिया, और 6,000 का कस्टमर से ले लिया जीएसटी, तो उस 6,000 में से 5,000 तो आप अपने ले सकते हो, ठीक है, अलग रख दो। अब 1,000 जो आपके पास ज़्यादा आ गया है वही आपको जमा करना है गवर्नमेंट के रेवेन्यू में। ठीक है। तो ये इनपुट टैक्स क्रेडिट की फैसिलिटी होती है। ठीक है। ज़्यादा डिटेल में और बात नहीं करनी। थर्ड पॉइंट पे आएंगे, जीएसटी एप्लीकेबल होता है, पूरे देश में एप्लीकेबल है, और एक ही तरह की वस्तु पर एक ही रेट है। जीएसटी में 5 एक स्टैंडर्ड रेट्स हैं, 0%, 5%, 12%, 18% एंड 20%। ठीक है। देश के भिन्न भिन्न हिस्सों में अगर गुड्स एंड सर्विसेज की सप्लाई हो रही है तो ये 5 स्टैंडर्ड रेट्स हैं, इनमें से कोई ना कोई, इनसे ज़्यादा जीएसटी अप्लाई नहीं होगा। ठीक है। जीएसटी में जैसे कि हम सभी जानते हैं कि कई सारे टैक्सेस इसमें एमलगमेटेड हुए थे, यानी इसमें मिक्स हो गए थे, सबको मिलाकर एक जीएसटी टैक्स बनाया था। तो कौन कौन से जैसे पहले टैक्स लगते थे हमारे, सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी, सर्विस टैक्स, सेंट्रल सेल्स टैक्स, है ना, सेसेस लाइक केकेसी, एसबीसी। ठीक, इस तरह के हमारे जो पहले इनडायरेक्ट टैक्स बहुत सारे थे। द मेजर स्टेट यू टैक्स विच हैव बीन सबज्यूम्ड इन जीएसटी, और कौन कौन से थे, वैट, सेल्स टैक्स, इंटरटेनमेंट टैक्स, एंट्री टैक्स, ऑक्ट्रॉय, लग्जरी टैक्स, है ना, एडवर्टाइजमेंट पे टैक्स, ठीक है, टैक्स ऑन लॉटरी, गैम्बलिंग, स्टेट सेजेस ऑन गुड्स एट्सेट्रा। 5 पेट्रोलियम प्रोडक्ट ऐसे हैं जिनको जीएसटी से बाहर रखा हुआ है, जब तक वो रखना चाह रहे हैं तब तक, बट विद द पैसेज ऑफ टाइम दे विल गेट सबस्यूम्ड इन जीएसटी। लेकिन समय आएगा और वो उन पर भी जीएसटी लगने लगेगा। स्टेट गवर्नमेंट ने अभी वैट उन पर लग रहा है, यानी कि जो एल्कोहलिक लिक्वर है, जो शराब है, उस पर अभी वैट अभी चल रहा है, वैट ही लग रहा है। जो टोबैको प्रोडक्ट्स हैं, तंबाकू के प्रोडक्ट्स हैं, उन पर जीएसटी और सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी दोनों तरह के टैक्सेस लग रहे हैं। तो ये जीएसटी के बारे में था। इंडियन इकोनॉमी में जीएसटी के फ़ायदे क्या हुए? एक तो गुड्स या सर्विसेज स्वतंत्रता पूर्वक वो मूवमेंट होने लगी और एक कॉमन मार्केट कंट्री में बन गई। ठीक है, यानी कि सिंपल हो गया, इट हैज़ रिड्यूस द कॉस्ट ऑफ बिजनेस ट्रांजैक्शन एंड कास्केडिंग इफेक्ट ऑफ वेरियस टैक्सेस ऑन कंज्यूमर। कंज्यूमर पर जो कई प्रकार के टैक्सेस पहले लगते थे, अब वो सबको हटाकर जब एक जीएसटी लगा दिया तो वो कंज्यूमर के लिए भी एकदम सिंपल हो गया। ठीक है, इट हैज़ ऑल्सो रिड्यूस द ओवरऑल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। जो प्रोडक्शन की कॉस्ट है ओवरऑल, उसमें भी कमी आई, जिससे इंडियन गुड सर्विस जो है वो सस्ते पड़े और वो डोमेस्टिक और इंटरनेशनल मार्केट में compete कर पा रहे हैं। इससे जीडीपी की ग्रोथ भी ज़्यादा हुई है और उम्मीद है कि 2% से जीडीपी बढ़ेगी जीएसटी की वजह से। टैक्स जो कंप्लायंस है वो इजी हो गया पहले से, क्योंकि पहले सबके अलग अलग टैक्स कंप्लायंस थे तो काफ़ी दिक्कत आती, जैसे रजिस्ट्रेशन कराना है, रिटर्न कराना है, पेमेंट करना है, तो आप ऑनलाइन कर सकते हो, जिसका वेबसाइट है www.gst.gov.in। ठीक है, तो ये सारे इसके बेनिफिट्स हैं। यहीं पर हमारा ये चैप्टर जो है फिनिश हो रहा है। ठीक है, तो इसको वीडियो को आप देख लेना, 1-2 बार अच्छे से सुन लेना,
कोई ज़्यादा दिक्कत है नहीं, थ्योरेटिकल सब्जेक्ट है, तो आपको बार बार 2-3 बार अगर आप वीडियो को अच्छी तरह से सुन लोगे तो आपको पूरी चीज़ें याद हो जाएंगी। ठीक है, अगले चैप्टर में फिर आपसे मिलते हैं। तब तक के लिए आप पढ़ते रहो खूब अच्छे से। बाय।